नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अब आपकी बारी में। देखिए, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, और इसका आज ही नोटिस निकला है जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। इसमें डिफरेंट वैकेंसीज निकली हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि इसमें मैं पूरा डिटेल में कवर करूँगी कि आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या बातों को आपने ध्यान में रखना है, क्या फ़ीस है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से टेस्ट होंगे। तो आप बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, कुछ भी स्टेप मिस मत करिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप कुछ मिस करेंगे, फॉर्म गलत भर देंगे, तो रिजेक्शन आपको ही फेस करना पड़ेगा। तो देखिए हम डिस्कस करते हैं और आप एंड तक बने रहिएगा। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन आपका रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पूछिएगा, पूरी कोशिश रहेगी उसको जल्दी से जल्दी आंसर करने का। और हाँ, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। तो देखिए ये वेबसाइट है ssc.nic.in। ये जो है मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगी। अब देखिए इनका जो नोटिस है ना, ये पहला ही नोटिस है, नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो मैंने थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया है इसको। देखिए इसके डिटेल्स जान लेते हैं जल्दी से। देखिए इसका जो ऑनलाइन सबमिशन है एप्लीकेशन का, वो 1 तारीख से जो है शुरू हो चुका है, 1 फरवरी से शुरू हो गया है और इस 7 मार्च तक है। तो देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप 7 मार्च तक वेट करेंगे। आप कोशिश करिएगा, अगर एलिजिबल हैं तो आप जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करने के लिए। देखिए जो लास्ट डेट है वो 7 तारीख को है 11 बजे तक। ऑनलाइन पेमेंट जो है वो आप 8 तारीख तक कर सकते हैं, रात को 11 बजे तक। और अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि जो चालान है वो आप 9 तारीख तक जनरेट कर दीजिएगा, और उसका जो पेमेंट है वो 10 तारीख तक कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये सब बात की बातें हैं। अगर 7 तारीख तक वो डेडलाइन देके चल रहे हैं आपको और आप एलिजिबल हैं, सब कुछ सही है और आपके चांसेस हाई होंगे, तो आप कोशिश करिएगा कि आप विदिन 7 तारीख से पहले पहले सब कुछ पेमेंट कर कराकर अपना आराम से बैठ जाइएगा। ठीक है। अब देखिए क्या है, इन्होंने इसमें एक ऑप्शन रखा है कि 7 तारीख के बाद देखिए विंडो बंद हो जाएगी। वैसे तो इन्होंने 10 तारीख बोला है, क्योंकि चालान का अगर किसी ने पेमेंट करना होगा तो लास्ट डेट वो जो है चालान के थ्रू पेमेंट करने का 10 तारीख है। उसके बाद 11 से लेकर 15 तारीख तक करेक्शन विंडो खुलेगी। उसका मतलब सिंपली ये है, अगर आपको लगता है जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और आपने ढंग से नहीं भरा, तो आपको 5 दिन मिलेंगे चेंजेस करने के लिए, लेकिन ये फ्री में नहीं होगा, इसके चार्जेस लगेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फॉर्म भरें वो बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल सटीक हो, बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन ठीक हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। आप चाहे एक बार को 10 बार पढ़ना, फिर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना, क्योंकि आप क्यों पे करोगे फालतू में उस चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब देखिए इसका जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन है वो मई में निकला है। जो इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो मई में होगा, और जो सेकंड होगा वो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में आप पढ़ते हैं। आप देखिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एग्जामिनेशन है ना, इसमें जो पोस्ट निकली है वो पहले पहले देख लेते हैं पोस्ट कौन कौन सी हैं। देखिए इसमें जो पोस्ट निकली है वो निकली है लोअर डिविजनल क्लर्क, जो LDC भी बोलेंगे आगे जाकर ये, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA, पोस्टल असिस्टेंट PA, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स और ऑफिस के अंडर निकले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इसलिए अगर जब आप अप्लाई कर रहे होंगे ना, तो ध्यान में रख लीजिएगा कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ताकि उसी बेस पर आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें और फिर फॉर्म भरें। क्योंकि देखिए ये ना हो कि आप जो है फॉर्म भर दें और पता चला आप एलिजिबल ही नहीं थे। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पे स्केल है ना, वो पोस्ट वाइज है। अगर आप LDC के लिए अप्लाई कर रहे हो, JSA के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जो मैक्सिमम पैकेज जाएगा वो जाएगा 63,200 तक। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये पैकेज है मैक्सिमम जो है वो 81,100 तक है। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसका जो पैकेज है लेवल 4 होगा 81,100, और लेवल 5 जो है वो 92,300। और डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है ग्रेड A, उसका पे लेवल 81 मैक्सिमम जाएगा। अब देखिए वैकेंसीज जो है वो आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएंगी कि किसमें कितनी है, वो टेंटेटिव आइडिया आपको ऑनलाइन देते रहेंगे। रिजर्वेशन ये आप भी जानते हैं कि अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी में फॉल करते हैं, SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन PWD, तो उसके हिसाब से आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे, और उसके जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ PWD कैंडिडेट्स के बारे में।
कि देखिए यहाँ पर ना कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको एक्सेप्टेंसेस मिली हुई हैं। तो अगर आप जैसे मान लीजिए आप फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सनल हैं और आप फिर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि इसके बेस में कौन-सी डिसेबिलिटी अलाउड है, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो यहाँ पर क्लियरली डिटेल में इन्होंने 4th पॉइंट में दिया हुआ है। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस बात का और ध्यान रखिएगा कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही हैं जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो पोस्ट निकली है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारे पोस्ट के लिए विमेन भी अप्लाई कर सकती हैं। देखिए सिटीजनशिप जो है वो या तो इंडिया के होने चाहिए या फिर नेपाल, भूटान। और इसमें मेनली यही है कि आपको जो है ये आप पढ़ लीजिएगा इसमें कि अगर आप माइग्रेट होकर इंडिया में आ गए हैं या अगर आप रिफ्यूजी और इंडिया में हैं, तो इस हिसाब से आपके पास नेसेसरी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अगर बाई चांस आप रिफ्यूजी हैं तो उस हिसाब से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और देखिए आप देखते हैं एज लिमिट, जो 6 पॉइंट है एज लिमिट का है, इसमें जो है वो 18 से 27 साल का है एज लिमिट। देखिए सिंपली मतलब यही है कि कोई भी कैंडिडेट अगर 1 जनवरी 2004 के बाद पैदा हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं है। अब देखिए इसमें रिलैक्सेशन है, SC/ST का 5 साल है और ये अलग अलग ब्रैकेट्स बने हुए हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बेस पर फिर आप इसमें अप्लाई करिएगा। तो हर एक का अपना अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग इसमें डिटेल्स दी हुई हैं, तो ये आप ध्यान से पढ़ के फिर भरिएगा। एक्स सर्विसमैन का देखिए अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में हैं तो 6.4 जो उसका 6.4, 6.5, 6.6 ये आप ध्यान से पढ़िएगा, ये उनके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब देखिए इसमें बात करते हैं आगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन के जैसे बिलोंग करते हैं फैमिली को, जैसे मान लीजिए आप बेटे हैं, डॉटर हैं, तो आप जो या उनके डिपेंडेंट्स एक्स सर्विसमैन के, तो आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में नहीं आएंगे, आप जनरल कैटेगरी में ही आएंगे। आप ESM नहीं भरिएगा उसमें। अब देखिए ये जो होने के बाद अब इसमें डिस्कस करते हैं कि आगे का प्रोसीजर क्या है। अब देखिए इसमें ये देख लेते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, इसका आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सेप्ट ये जो पोजीशंस हैं, तो इसके पास आपके पास 12th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या है, आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जैसे 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। और देखिए ये जो सर्टिफिकेशन है ना, ये आपके पास होने चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट आपका वेटिंग है, वो फिर आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से भी आपने किया हुआ जैसे 9.4 में लिखा हुआ है, तो वो भी पॉइंट वही है कि अगर आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है, चाहे ओपन यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, वो भी एक्सेप्टेबल होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ये यहाँ जो पॉइंट मैंने अभी बोला था कि आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन अगर वेटिंग में है तो चांसेस कम होंगे कि वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोसीजर है अप्लाई करने का, वो 2 स्टेप्स का है ऑनलाइन, वो मैं अभी आपको शो करूँगी कि आपने कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन। वेबसाइट सेम ही रहेगी ssc.nic.in, और मैं आपको अभी डिटेल में शो करती हूँ कि आपने कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब देखिए एप्लीकेशन जो फ़ी है ना इसकी, वो 100 रुपये है, लेकिन अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं या अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जैसे SC/ST, PWD, ESM, तो आप एग्जेम्प्टेड हैं पेमेंट का। पेमेंट आप 2 तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन या SBI चालान के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ये इसका टोटल प्रोसीजर है। अब देखिए अब इसमें आगे देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप है, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि अगर आप उस विंडो में 11 से 15 तारीख की विंडो में कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करवाना चाहते हैं, तो देखिए 200 से लेकर 500 रुपये तक आपको लग सकते हैं। इसलिए सबमिट करने से पहले 10 बार चेक कर लीजिएगा और फिर ही फॉर्म भरिएगा। अब जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तब आपको अपना सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होंगी। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, कोड्स ध्यान से देख लीजिएगा कि अगर आप इस सिटी को बिलोंग करते हैं तो आपका क्या कोड है, ये कंप्लीट डिटेल में दिया हुआ है। तो जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो मेक श्योर आपके पास ये PDF ओपन होना चाहिए, ताकि आप इस हिसाब से फॉर्म भरें और गलती के चांसेस इक्वलेंट टू 0 हो। ठीक है, अब देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। देखिए आपके एक तरीके से 3 टेस्ट होंगे। इसमें सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसको बोला जाएगा Tier 1।
उसका भी हम आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चंस वगैरह है, सब कुछ देख लेते हैं। फिर होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, और जब ये दोनों आपका क्लियर हो जाएंगे फिर स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद जाके आपका जो फाइनल इंटरव्यू होगा, या अगर डिपेंडिंग अपॉन पोस्ट आपका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट होगा, और उसके बाद जाकर जो लेटर ऑफ इंटेंट है वो रिलीज़ होगा। अब देखिए, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसमें जो है टोटल आपको टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट मिलेंगे, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं, PWD कैंडिडेट्स हैं जिनको स्क्राइब की ज़रूरत पड़ेगी, और स्क्राइब से आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आप PWD कैंडिडेट हैं और आपको स्क्राइब चाहिए तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, वो भी हम आगे कवर करेंगे। तो देखिए, ये आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होंगे, ये मार्क्स होंगे और ये ड्यूरेशन होगा। इस हिसाब से आप ध्यान में रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी तो इसलिए, और 0.50 मार्क्स की। अगर आप कोई भी गलत आंसर देते हैं तो उससे आपको ही लॉस होगा, इसलिए अगर आप तुक्का भरने की कोशिश करेंगे तो आप ध्यान से करिएगा, अदरवाइज पता चले आपके मार्क्स डिडक्ट हो गए। और जो क्वेश्चंस है वो इंग्लिश और हिंदी फॉर्मेट में होंगे, मल्टीपल चॉइस। तो देखिए, ये रहेगा इसका सिस्टम। उसके बाद देखिए, ये इसका डिटेल सिलेबस है। आप यहाँ पर जो है 14.5.5 पढ़ लीजिएगा, डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए, अब जो दूसरा होगा Tier 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर, वो 100 मार्क्स का होगा, वो ऑफलाइन मोड में होगा, पेन एंड पेपर मोड में होगा। जो टोटल जो होगा वो 1 घंटे के लिए होगा, और लेकिन 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा PWD कैंडिडेट्स को। इसमें मिनिमम आपको क्वालिफाइंग परसेंटेज चाहिए 33, और आप उसको या तो हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना आपने कि आधा आपने इंग्लिश में लिख दिया और आधा हिंदी में, ऐसा नहीं करना। या तो टोटल हिंदी में हो या टोटल इंग्लिश में हो, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। और अब देखिए, जो नेक्स्ट टेस्ट होगा Tier 3 जो स्किल टेस्ट होगा, तो उसमें स्किल टेस्ट में जो भी सेंटर आप चूज़ करेंगे या जो अलॉट होगा उसके बेस पर आपका जो है स्किल टेस्ट होगा। और अब देखिए, अगर DTEO डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है तो उसके हिसाब से क्या टेस्ट होगा, ये काफ़ी डिटेल में है। LDC वाले से के लिए, या जो ये पोस्ट हैं, इसमें हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपके लिए क्या टेस्ट होंगे, उसी हिसाब से आप अपने आप को तैयारी करेगा। अब इसमें देख लेते हैं कि एडमिशन कैसे होगा एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, एग्जामिनेशन से कुछ टाइम पहले जो है, लगा लीजिए हफ्ता 10 दिन पहले, आपको जो एडमिशन सर्टिफिकेट है ये ऑनलाइन ही डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको पोस्ट के थ्रू कोई एडमिशन कार्ड नहीं मिलेगा, एडमिट कार्ड जो होगा एग्जामिनेशन सेंटर के लिए वो नहीं मिलेगा। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन, ऑनलाइन ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जो है ये, जैसे मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम मई में होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 15 मई को होगा, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो उससे हफ्ता 10 दिन पहले आप चेक कर लीजिएगा। हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर आपको एडमिट कार्ड की डाउनलोड करने की ऑप्शन आ जाएगी, लेकिन वो तभी आएगी जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सटीक होंगे, बिल्कुल क्लियर होंगे, कोई गलती नहीं होगी और आप एलिजिबल होंगे, आपने फॉर्म उस हिसाब से भरा होगा तब। अब देखिए, जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास एडमिशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस 2 पासपोर्ट साइज़ रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ होना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन हो। देखिए, जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, या आपके पास अगर आधार है वो हो गया, आधार का प्रिंट आउट हो गया, वोटर ID कार्ड, और बाकी सारे यहाँ पे डिटेल में दिए हुए हैं, आप ये भी देख सकते हैं। और अगर आप जैसे आप स्टूडेंट हैं तो ID कार्ड आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल का वो भी चलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको ऑनलाइन वो कहते हैं कि जब आप एग्ज़ाम देने आए आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे स्क्राइब का PWD कैंडिडेट के लिए, तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ, आपको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज़ हो सकता है फिर आपको अलाउड ना करें वो, स्क्राइब के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा और उस हिसाब से फिर आप आगे का प्रोसीजर फॉलो करिएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये बिल्कुल लास्ट स्टेप होगा। जब आपके सारे टेस्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि फ़ोटो कॉपीज़ और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने होंगे। तो देखिए, इसमें यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये उन्होंने टेंटेटिव सारे दिए हुए हैं, 16.4 में आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि आपका 10th का 12th का सर्टिफिकेट, एजुकेशनल की जो आपके पास मार्कशीट्स हैं वो, या इसके अलावा कोई भी जैसे होता है ना इक्वलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोई आपने जैसे आपने 12th क्लियर की हुई है, ग्रेजुएशन क्लियर करी हुई है, कोई भी रिकग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो उसके सर्टिफिकेट्स,
कास्ट कैटेगरी के सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी का, एक्स सर्विसमैन के जो अनेक्शर बाई सर्टिफिकेट्स होंगे वो, देखिए जहाँ जहाँ अप्लीकेबल होंगे ना वो सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। एनओसी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। और देखिए 16.4.9 जो है ये उन लोगों के लिए है जिनका, जैसे मान लीजिए शादी होने के बाद नाम चेंज हुआ है, या मान लीजिए डिवोर्स हुआ है और कुछ चेंजेस हुए हैं, तो ये उनके लिए अप्लीकेबल है। तो ये वो पढ़ सकते हैं। जहाँ जहाँ जो जो अप्लीकेबल है वो आपको लेके जाना होगा, या हो सकता है जब आपको बुलाया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको पूरा डिटेल में लिस्ट आ जाए ऑनलाइन कि जब आप आए आपके पास ये सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो देखिए ये है। अब देखिए पोस्ट प्रेफरेंस की बात जहाँ तक हम करें तो इसमें यही है कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे ना तो आपसे जो है वो प्रेफरेंसेस मांगेंगे कि आपको कहाँ कौन से जोन में चाहिए, किस टाइप की पोस्ट चाहिए, ये सब। तो जब आप फॉर्म भरें ना तो आप इस बात का बहुत ध्यान में रखिएगा कि आपको कैसे फॉर्म भरना है और आपकी क्या चॉइस है, इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन जो जैसे मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ वही है कि यहाँ पर जो टीयर 2 के लिए सिलेक्शन होंगे वो सिर्फ उसी बेस पर होंगे जिनका पहला एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो आप उस हिसाब से लेके चलेगा कि सारे टेस्ट जो हैं वो कंपल्सरी हैं और सारों में ही आपको क्लियर करने हैं, तभी जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब इसमें आगे देख लेते हैं कि आगे आपको अप्लाई कैसे करना है इसमें। अब देखिए इसमें फॉर्म भरने से पहले 2 पॉइंट्स मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताना चाहती हूँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप गलत मत भरिएगा, सिस्टम के साथ फिडल करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इन्फॉर्मेशन गलत भरेंगे या अगर आप मैनिपुलेटिव डेटा डालेंगे और अगर आप पकड़े गए तो आपको डी बार कर देंगे, कम्प्लीटली बार ही कर देंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। प्लस जो ये सारी पोस्ट है ना ये ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी के साथ आती है। दैट मीन्स अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके कहीं पर भी प्लेसमेंट हो सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा और उस हिसाब से फिर आप इसको अप्लाई करिएगा। अब देखिए जो ये सारे जो अनेक्शर्स हैं ना ये अप्लीकेबल होंगे अगर आपको इनका बेनिफिट लेना है तो। जैसे मान लीजिए ये जो अनेक्शर 1 है ये उनके लिए है जो जिनके फिजिकल लिमिटेशन है फॉर एन एग्जामिनिटी टू राइट। अगर आपको राइटिंग में प्रॉब्लम है तो आप उस हिसाब से ये अनेक्शर 1 भर सकते हैं और लेके जा सकते हैं या ये शोकेस कर सकते हैं। और अगर जो अनेक्शर 2 है तो अगर आप खुद का स्क्राइब लेके जा रहे हैं तो ये आपके लिए तब अप्लीकेबल होगा। तो देखिए डिफरेंट अनेक्शर्स डिफरेंट पर्पसेस के लिए हैं। अब हम आ जाते हैं अनेक्शर 3 जो है फॉर्म कैसे भरना है आपने ऑनलाइन। देखिए इसमें 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो होगा वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। तो आपका वैलिड ईमेल और फ़ोन नंबर होना चाहिए और बहुत बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेंगे, वो अभी हम देख लेंगे क्या क्या डिटेल्स हैं। और उसके बाद जब वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपके फ़ोन नंबर और आपके ईमेल पर रजिस्ट्रेशन और यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। तो उसके बेस पर आपको दोबारा लॉगिन करना होगा, फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट करना होगा। तो देखिए ये सारी वो डिटेल्स दी हुई हैं। मैं इसमें नहीं जा रही हूँ क्योंकि अभी हम इसका डेमो करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारे के सारा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखा भी हुआ है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ये पॉइंट पढ़ सकते हैं जो है अनेक्शर 3। अब देखिए इसमें क्या है, जब आप एसएससी वाले सेक्शन पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वो बोलेगा आधार पूछेगा, येस नो। अगर आधार है तो वो भर दीजिएगा, वेरीफाई करिएगा। टाइप ऑफ आईडी, कौन सा आईडी है आपके पास। तो अगर 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 आप आधार नहीं है आपके पास तो आप मेंशन करिएगा आपके पास कौन सा आईडी प्रूफ है, वो मेंशन करिएगा। आईडी नंबर डालिएगा, आपका नाम का ध्यान रखिएगा कि वो वैसे होना चाहिए जैसे आपका 10th क्लास सर्टिफिकेट में है, उस हिसाब से भरिएगा। फिर दोबारा वेरीफाई करवाइए। अगर आपने कभी नाम चेंज करवाया है, हाँ नाम में जवाब दीजिएगा। आपके फादर का नाम क्या है दोबारा लिखिएगा, मदर का नाम क्या है दोबारा वेरीफाई करवाइएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए जैसे आपका 10th के जो सर्टिफिकेट है उसमें है। दोबारा वेरीफाई करवाइए। आपका कौन सा बोर्ड है वो वेरीफाई करवाइएगा। आपका क्या रोल नंबर था वो वेरीफाई करवाइएगा, दोबारा लिखिएगा। कब पास किया था दोबारा वेरीफाई करवाइए। आपका जेंडर क्या है दोबारा वेरीफाई करवाइए। आपका लेवल ऑफ एजुकेशन, आप कहाँ तक पढ़े हैं वो मेंशन करिएगा। आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाइए, ईमेल आईडी वेरीफाई करवाइए और आपका परमानेंट रेजिडेंट जो है वो वेरीफाई करवाइए। देखिए इसको सेव कर दीजिएगा। तो ये आपने इन्फॉर्मेशन भरनी है। देखिए ये आपका ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर अब आ गया। उसके बाद आपने जो है आपका वो पूछेगा कैटेगरी क्या है, कैटेगरी वेरीफाई करवाइए। आपकी नेशनैलिटी क्या है वो, कोई आप आइडेंटिफिकेशन मार्क दे दो। जैसे मान लीजिए आपके कोई
फेस पर, बाजू पे या आपके टांग पर, आपके पैर पर कोई कट है या कोई दाना है या मान लीजिए कोई मोल है, तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखा हुआ मोल ऑन राइट चीक। और देखिए अब जो 14th है, अगर आप कोई डिसेबिलिटी है तो वो मेंशन करिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। किस टाइप की डिसेबिलिटी है, अगर है तो सर्टिफिकेट नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। परमानेंट एड्रेस भरिएगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट सेम है तो यस कर दीजिएगा, वो ऑटो कैप्चर कर लेगा। उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, इसको सेव करने के बाद देखिए यह डिक्लेरेशन मांगेगा कि जो मैं इन्फॉर्मेशन भर रही हूँ बिल्कुल ठीक है, सारा करेक्ट है। आई एग्री पे चेक मार्क क्लिक करिएगा और फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपके जो फर्स्ट वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो सबमिट हो जाएगी और आपकी ईमेल और आपके फ़ोन नंबर पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब देखिए इसका पार्ट 2 पढ़ लेते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट ये है जिसमें कि जब आप दोबारा से आपको उसी साइट पे वापस जाना होगा, जो रजिस्ट्रेशन डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिला है उससे लॉगिन करिएगा और अप्लाई करेगा इस लिंक पर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन लेटेस्ट नोटिफिकेशन टैब में। जो जैसे अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी जब आप रजिस्टर करेंगे साइट पर। देखिए जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, ऐसे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालिएगा और ये कैप्चर डालिएगा और लॉगिन करिएगा। तो ये प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने फ़ोटो जो है वो और अपना जो सिग्नेचर है वो डालना है और आगे का इसका जो डिटेल्स हैं वो भी हम फॉर्म के थ्रू ही देख लेते हैं। देखिए ये जो कुछ डिटेल्स जो है ना वो पहले से ही प्री फिल्ड होंगी क्योंकि आप पहला स्टेप में भर चुके हैं वो इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा देखिए अब जो है वो आपसे क्या क्या पूछेगा। अब देखिए यहाँ पर आपके प्रेफरेंस मांगेगा एग्जामिनेशन सेंटर की, तो आपको वो चूज़ करके यहाँ पे भरना होगा। फिर मीडियम आपको कौन सा चाहिए टाइपिंग टेस्ट में, इंग्लिश, हिंदी, तो वो भी मेंशन करिएगा उस हिसाब से। और देखिए अगर आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पर साइंस ज़रूरी है, ठीक है, तो आप वो मेंशन करिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने 17वें क्वेश्चन में, 18वें में लिखा हुआ है एक सर्विसमैन के बारे में, तो वो मेंशन करिएगा। तो देखिए जो जो स्पेशली जो रेड वाले हैं ना वो सारे मैंडेटरी हैं, भरने ज़रूरी हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 19 जो है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, न्यूरो प्रॉब्लम है तो वो मेंशन करिएगा। कोई अगर लिखने में प्रॉब्लम है तो वो मेंशन करिएगा। अगर आपको स्क्राइब की ज़रूरत है तो मेंशन करिएगा। देखिए ये सारे जो है मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी है तभी भरिएगा। जो रेड वाले हैं वो सारे ज़रूरी हैं। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, हाँ ना, वो भरिएगा। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या रही है उसका डिटेल सारा यहाँ पे दोबारा से भरिएगा। ठीक है, तो 23rd में इसको येस ही कर दीजिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपकी डिटेल्स जो है वो शेयर्ड हों तो उसको आप येस ही कर दीजिएगा। बाकी जो डिटेल्स हैं एड्रेस वगैरह की भरी हुई होंगी। अब देखिए यहाँ पर ना फोटोग्राफ और सिग्नेचर का इन्होंने फॉर्मेट भी दे रखा है, आपको कैसे भरना है वो थरोली फॉलो करिएगा और फिर ही अपलोड करिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो 27वां पॉइंट है ना उसको येस ही करिएगा क्योंकि उनको बिल्कुल लेटेस्ट चाहिए। अब देखिए डिक्लेरेशन है, दोबारा से आई एग्री कर दीजिए, रिव्यू पे क्लिक करिए। रिव्यू पे क्लिक करने के बाद वो आपको पेमेंट पेज पे ले जाएगा और पेमेंट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन जो है ये सबमिट हो जाएगा। देखिए ये थोड़े से सैम्पल्स दिए हुए हैं कि कौन सा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और कौन सा जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप इनको रेफर कर सकते हैं। देखिए अब ये जो अनेक्शर है ना डिफरेंट ये अनेक्शर्स होंगे कि आपको कब ज़रूरत पड़ेगी इनकी। जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा तो ये डिफरेंट अनेक्शर्स है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। और ये तभी आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप फॉल कर रहे हैं, इसलिए आप इनको मैच्योरली और बहुत ध्यान से देखिएगा और तभी भरिएगा। ज़रूर आपको सब कुछ नहीं भरना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए तो 99% सारे अनेक्शर जितने भी हैं आपके लिए बेकार होंगे। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और उस हिसाब से भरिएगा। और अगर जो चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल होगा तभी आप इसको चूज़ करिएगा। देखिए इसमें जो लास्ट पॉइंट है ना मैं आपको बता देती हूँ। जो आपको फॉर्म भरना है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही भरना है जैसे मैंने अभी आपको शो किया है। ठीक है, लेकिन इसमें जो लेटेस्ट जो पॉइंट है मैं आपको बता देती हूँ, जो है फिज़िकल टेस्ट के बारे में जो अप्लाई होगा। जैसे देखिए जो अनेक्शर ये 26 है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ये होगा जो अगर आप अप्लाई कर रहे हो लोअर डिवीजन क्लर्क बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसका क्या क्राइटेरिया होगा,
फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा, इस एनेक्चर को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है कि आपका जो है वो क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या टेस्ट होगा, जैसे कितने मीटर की रन होगी, कितने 10 मिनट में होगी। तो ये सारा उन्होंने डिटेल में इस पॉइंट में लिखा हुआ है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि देखिए जैसे ये है 1 माइल रन है, यहाँ पर पासिंग ही मैंडेटरी है बस, और 10 मिनट में। तो इन सबको ध्यान में रख के फिर आप फॉर्म भरिएगा, और अगर आप एलिजिबल हैं तभी भरिएगा। अब देखिए जैसे मैं आपको बता रही थी कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है डिफरेंट स्टेट्स के हिसाब से क्या क्या है, हाइट, जो चेस्ट, वेट, ये सब, इन सब चीज़ों का क्या क्या रिलैक्सेशन है, इन सब का आप ध्यान से पढ़िएगा, फिर ही इसको आप फॉर्म भरिएगा। देखिए ये जो है ये टोटल डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। कोई भी आप गलत इन्फॉर्मेशन मत भरिएगा, 10 बार पढ़ लीजिएगा फिर भरिएगा। आपके पास टाइम है और आप 7 तारीख तक लेके चलिए, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप जो है फरवरी के एंड तक ये सारा भर दें अगर आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ जो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स दी हैं वो आपको समझ में आई हो। फिर भी अगर कहीं पर भी आप स्टक हो रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन पूछिएगा। टीम की पूरी कोशिश रहेगी विदिन 24 to 48 आवर्स आपको रिप्लाई करने का। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत बूस्ट मिलता है, और ऐसे ही जो है अपडेटेड वीडियोस हम आपसे रेगुलरली शेयर करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।